हम बात कर रहे थे अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि एक कंपनी को ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए या कम फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ये किन बातों पे डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस की, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडिंग कंसर्न है और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो किससे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी? Yes. Then the second point was scale of operations. Easy to understand. अगर मैं लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही हूँ या मैं एक स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर ऑपरेटिंग एट अ लार्जर स्केल वी वुड नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज वी वुड नीड मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स. देन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव, किसमें आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी? Yes, then the next point was technology upgradation. If you're using more of such assets which become obsolete faster, for example, computers, then you would need more fixed capital compared to, let's say, an asset which does not get obsolete that sooner. For example, furniture. So, conclusion is that if you're using assets which are prone to obsolescence, then you would require more fixed capital. Then the next point was growth prospects. अगर आप ज़्यादा grow कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा fixed capital चाहिए. Then the next point was diversification. अगर आपको new lines of business add on करने हैं तो you would need more fixed capital. Then another point was financing alternative. For example, if I need a fixed asset, I have two options. If I get the asset on lease, then I will have to pay lease rentals, or the second option is to outrightly purchase the asset. In which case would I need more fixed capital? Right. और last point which हम कर रहे हैं, that is level of collaboration. This is the 8th point. Level of collaboration. दिस इज ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड. मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में आपका ऑफिस है और आपने अभी अभी अपना ऑफिस सेटअप किया है, तो आपको प्रिंटर खरीदना है. ठीक है, यू नीड अ प्रिंटर बट यू थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो आप अपने साथ में जो ऑफिस है जिनका, उनसे पूछ रहे हो कि इफ यू ऑल्सो नीड अ प्रिंटर देन वी कैन बाय वन प्रिंटर एंड बोथ ऑफ अस कैन यूज इट. और हम मतलब 50-50 कर लेंगे फिर अमाउंट. यस, ऐसा हो सकता है. और मे बी नॉट 2, मे बी 3 पीपल, 3 ऑफिसेज एक ही प्रिंटर यूज कर रहा है. आप कह रहे हो उनको कि हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, तो बट हमें चाहिए भी, सो वी डोंट वांट टू स्पेंड सो मच मनी. तो अगर आपको भी कभी कभी यूज करना है तो वी कैन बाय इट टुगेदर. तो ऐसा होता है. दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. यू आर कोलैबोरेटिंग. तो जो लोग कोलैबोरेट करते हैं दे कैन save on what? Yes, they can save the amount of fixed capital that they need because they are collaborating. तो ऐसा भी कई बार पॉसिबल होता है. जैसे उन्होंने बुक में एग्जाम्पल दिया है कि जो एटीएम्स होते हैं, कुछ ऐसे एटीएम्स होते हैं जिनपे किसी बैंक का नाम नहीं लिखा होता. फॉर एग्जाम्पल एक एयरपोर्ट पे आपको एटीएम मशीन दिख रही है, तो वो कुछ बैंक्स ने कोलैबोरेट करके एक मशीन को सेटअप किया है and all of those collaborators have kind of divided the cost among themselves, right? So कई बार ये possible होता है. At times certain business organizations share each other's facilities मतलब जैसे कोई assets. For example, a bank may use another's ATM or some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operations of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. Yes, देखो अगर तो आपको प्रिंटर बहुत ज्यादा यूज करना है तो आप यही सोचोगे ना, खुद का ही खरीद लेते हैं, क्यों किसी को और बीच में इन्वॉल्व करें. यस, बट अगर आपको है कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा बट हाँ चाहिए भी, देन यू माइट थिंक ऑफ कोलैबोरेटिंग. तो ये कह रहे हैं
ज्यादा हम इस ऑप्शन को तब यूज करते हैं इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ईच वन ऑफ देम यानी ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर कमिंग टुगेदर, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक फुल यूज ऑफ द फैसिलिटी, देन दे वुड थिंक कि ओके कोलैबोरेट कर लेते हैं. Such collaboration reduces the level of investment in fixed assets for each one of the participating organizations, right? What is the meaning of participating organizations here? Like, yes, those who have come together to buy it jointly. Yes? All right, chalo likhte hain इसे. This is the last point for this topic. At times, certain business organizations share each other's facilities. Example, a bank may use another's ATM, or some of them may jointly establish a particular facility. ये तब ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है जब इन सभी लोगों का खुद का स्केल ऑफ ऑपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक full use of that facility or of that asset. This is feasible if the scale of operations of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. तो इससे क्या होता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. Such collaboration reduces the level of investment in fixed assets for each one of the. किन के लिए कम हो जाती है रिक्वायरमेंट फिक्स्ड एसेट्स की? Yes, those who have come together. Right. यहां तक लिखें. ये एक टॉपिक खत्म हो गया हमारा. Have you written? Then the next topic is factors affecting the requirement of working capital. अभी हमने फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा था. Now we are studying about working capital. What is the difference? देखो इसे, फिक्स्ड कैपिटल तो आप समझ गए, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए. वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे के खर्चे करने के लिए जो आपको पैसे चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस. दैट इज वर्किंग कैपिटल. कैन यू इमेजिन? और वैसे अगर अकाउंटिंग सेंस में चले जाएं तो वर्किंग कैपिटल होता है लाइक यू नो CA माइनस CL. तो मान लो आई नीड टू कीप मोर स्टॉक, सपोज मुझे ज्यादा स्टॉक रखना पड़ता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो मेरे क्या ज्यादा होंगे? तो फिर मेरी क्या ज्यादा होगी? रिक्वायरमेंट ऑफ
वर्किंग कैपिटल, दैट आई नीड मोर मनी टू बिकॉज मेरे पैसे काफी देर तक फंसे रहेंगे स्टॉक में, तो मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। तो आप इसको दो तरह से समझ सकते हो, एक तो अकाउंटिंग की डायरेक्शन से, और एक वैसी जनरल की रोज के खर्चों के लिए जो पैसे चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो किन चीजों पे डिपेंड करता है कि एक बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए या कम वर्किंग कैपिटल चाहिए? इसमें भी पहला पॉइंट सेम है, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका किस टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। सपोज मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब मैं कहीं से सामान खरीदती हूँ कहीं बेचती हूँ, या मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पहले रॉ मटेरियल खरीदती हूँ, फिर उससे प्रोसेस करती हूँ, फिनिश्ड गुड बनाती हूँ एंड देन आई सेल इट। व्हाट डू यू थिंक, किस केस में मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? आई थिंक दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में आपको काफी समय भी लग जाएगा प्रोडक्ट को बनाने में, और फिर वो सेल होगा, तो यू नीड मोर फंड्स टू कीप यू गोइंग। इसमें एक और उन्होंने एग्जांपल दिया, सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मान लो एक डॉक्टर है या एक टीचर है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आपको सर्विस दे रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में यूजुअली देयर इज नो इन्वेंट्री दैट दे हैव टू कीप, यस, मतलब कोई स्टॉक या रॉ मटेरियल या फिनिश गुड रखने की जरूरत नहीं होती सर्विस इंडस्ट्री में, इसलिए सर्विस इंडस्ट्री में द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, yes, is less, and the reason is because there is no inventory, because there is no processing, कोई प्रोसेस एज सच नहीं हो रहा फैक्ट्री के अंदर। तो आपको तीन पॉइंट्स याद रखने हैं, वन अबाउट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वन अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड वन अबाउट सर्विस। तो एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। The basic nature of a business influences the amount of working capital required. A trading organization usually needs a smaller amount of working capital compared to a manufacturing organization. This is because there is usually no processing. जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, क्योंकि उसको कहीं से सामान खरीदना है कहीं बेचना है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो जो आया बस उसी को बेचना है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रॉ मटेरियल, नथिंग कॉल्ड फिनिश्ड गुड, राइट? सेल्स कैन बी इफेक्टेड इमीडिएटली अपॉन द रिसीट ऑफ मटेरियल्स, मतलब आपको जैसे ही सामान मिलता है ना आप वैसे ही सेल कर सकते हो इफ यू आर अ ट्रेडर, एंड समटाइम्स इवन बिफोर दैट, मतलब सामान अभी आपको मिला भी नहीं आप पहले ही सेल कर सकते हो। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं लेट्स से शूज सेल करती हूँ, और मैंने इसको ऑनलाइन लिस्ट किया हुआ है। ऑनलाइन मैंने एक शू लिस्ट किया हुआ है लेट्स से अमेजोन पे, और मैंने उसका प्राइस रखा हुआ है 1000 रुपीज, और ये शू ना मेरे पास है भी नहीं। मैंने सोचा जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करेगा वैसे ही मैं फिर मैन्युफैक्चरर से शू लेके उसको भेज दूंगी। आई डोंट हैव दिस मटीरियल विद मी, दिस शू विद मी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हो सकता है किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मैंने तो सेल कर दी इवन बिफोर रिसीट ऑफ, यस, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और कई बार तो ये होगा मैं इस मैन्युफैक्चरर को कहूंगी आप पहले मुझे भेजोगे फिर मैं उससे भेजूंगी, ऐसा करो आप सीधा ही उसको भेज दो, मैं उसका एड्रेस वगैरह आपको दे देती हूँ, यू सेंड इट डायरेक्टली टू दैट पर्सन, और बस दैट्स इट। कई बार ऐसा होगा कि इंफॉर्मेशन हाइड करने की जरूरत पड़ सकती है कि उसको ना पता लगे कि प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, दे कैन डू दिस थिंग। तो समटाइम्स तो दिस ऑल्सो हैपन्स, लाइक आई सेड कि ये कहेगा डायरेक्टली उसको भेज दो सामान, तो आपने सेल कर दी even when you did not have the product. This is also possible in case of what sort of an organization? Yes. अच्छा, आगे भी देखते हैं। In a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible.
हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑफ कोर्स आपको रॉ मटेरियल पहले खरीदोगे फिर उसको कन्वर्ट करोगे. Other factors remaining the same, a trading business requires less working capital. Similarly, a service industry which usually does not have to maintain inventory also requires less working capital. You tell me मुझे अगर मुझे कम इन्वेंट्री चाहिए तो इसका कैसे हमने ये मतलब निकाला कि मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. आप अकाउंटिंग तरीके से भी बता सकते हो. करेक्ट. तो ये अकाउंटिंग से वे से आपने बताया. एक जनरल वे से भी बता सकते हैं कि अगर मुझे स्टॉक ही नहीं रखना कुछ तो वैसे भी मेरा खर्चा कम होगा बिकॉज स्टॉक को मेंटेन करने के भी खर्चे होते हैं, फिर स्टॉक में पैसे भी फंसे रहते हैं जब तक वो सेल नहीं होगा, वो सब भी नहीं करना पड़ेगा. राइट. चलिए, सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस. सो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है. It usually needs a smaller amount of working capital रीजन देना आपको. रीजन है because usually there is no processing. This is because there is usually no processing. और इस केस में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है. Therefore, there is no distinction between raw materials and finished goods. जैसे ही आपको सामान मिलेगा वैसे ही आप सेल कर सकते हो एंड समटाइम्स इवन बिफोर दैट. मतलब कई बार तो आपको सामान मिलने से पहले ही आप सेल कर सकते हो. दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एक्सप्लेन्ड. Sales can be effected immediately upon the receipt of materials sometimes even before that. ठीक है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बातें ध्यान में रखेंगे. Then we'll talk about manufacturing business. इसमें तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आएगा फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा तो टाइम लगेगा. A raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible. So the amount of working capital needed is higher or more. The amount of working capital required is more. यहाँ पे एक लाइन हमने नहीं लिखी कि यहाँ पे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए. So the amount of working capital required is lower.
और लास्ट में हम लिखेंगे सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज को भी कम वर्किंग कैपिटल चाहिए बिकॉज दे डू नॉट नीड टू कीप एनी इन्वेंट्री। These usually do not have to maintain inventory and hence require less working capital। ठीक है, राइट विषय, यहाँ तक लिखें। आगे चले। Okay, the next point is also similar to the one that we studied in fixed capital, that is scale of operations। Simply अगर आप एक बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए बिकॉज डे टू डे के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर आप छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। इज इट ईजी टू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑल्सो अगर मैं अकाउंटिंग सेंस में बोलूँ तो अगर बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो यू नीड मोर स्टॉक, मतलब मोर इन्वेंट्री, यू विल हैव मोर डेटर्स ऑल्सो, क्योंकि बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपके डेटर्स हो ही जाते हैं, मतलब आपको क्रेडिट देना ही पड़ता है इफ यू आर ऑपरेटिंग एट अ बिग लेवल। तो डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, स्टॉक भी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी मोर। So this is our second point, scale of operations। For organizations which operate on a higher scale of operation, the quantum मतलब quantity, the quantum of inventory and debtors required is generally high। इसलिए इनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। Such organizations therefore require large amount of working capital as compared to the organizations which operate on a lower scale। ठीक है बच्चे, easy to understand? Yes।
Able to understand? Okay, so have you written the first point? I mean, the scale of operations, second point. Okay. So basically point तो simple है. I think you understood. अगर आप higher scale of operation पे हो तो you need more working capital, and if you are operating at a lower scale you need less working capital. That's clear? Okay. Business cycle का क्या मतलब है? देखो जी, ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी में या हर बिजनेस में एक साइकिल देखने को मिलता है, दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड बूम, then recession, then depression, and then there is a phase called recovery. तो बूम में क्या होता है, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल. रिसेशन में आपका बिजनेस कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी कम हो रही है. डिप्रेशन में इट्स ऑलमोस्ट लाइक एट इट्स लोएस्ट, और रिकवरी में वो फिर थोड़ा सा टेक ऑफ कर रहा है. राइट? So these are the trade cycles or business cycle. तो this is also easy to understand. This point says कि अगर आप बूम में है, मतलब बहुत एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, सेल भी ज्यादा हो रही है, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल, व्हाट डू यू थिंक, यू वुड नीड मोर वर्किंग कैपिटल और लेस? मोर, बिकॉज यू नीड मोर मनी टू मैनेज एवरीथिंग. और अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है. राइट? तो दिस इज द पॉइंट. चलो लिखते हैं. डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स affect the requirement of working capital by a firm. Boom में, when there is larger amount of sale and production activity, larger sales as well as production, इसलिए working capital requirement ज़्यादा है. Whereas if we talk about depression, sale as well as production activity is lower. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कम है, सेल्स कम है, तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, रिक्वायरमेंट वुड बी लेस. राइट? Then we'll talk about seasonal factors. Now seasonal factors is also easy to understand. जैसे एक पीक सीजन होता है, एक लीन सीजन होता है. जैसे अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, मान लीजिए आपका शिमला में एक होटल है, तो आपके लिए पीक सीजन क्या होगा? दैट इज वन, मतलब विंटर सीजन जब होगा, न्यू ईयर, क्रिसमस हॉलीडेज, एंड देन अनदर वुड बी समर वेकेशंस होती हैं जब जून, यू नो दैट काइंड ऑफ दैट पीरियड. तो ये आपके लिए पीक सीजन हो गया. एंड वेयर एज द लीन सीजन वुड बी ऑल अदर टाइम्स. तो अगर आप होटल चला रहे हो शिमला में, तो पीक सीजन में आपकी ज्यादा एक्टिविटी है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड बी
मोर। इसी तरह से किसी भी बिजनेस में देख लो, कुछ ना कुछ पीक सीजन या लीन सीजन होता है जनरली। वैसे जरूरी भी नहीं है बट हो सकता है। जैसे अब बुक स्टोर्स की बात करें, एक स्टेशनरी शॉप है, बुक स्टोर है, वहां पे जब न्यू एडमिशन्स होते हैं बच्चों को, दैट इज द पीक सीजन। और व्हेन एग्जाम्स आर नियर बाय, दैट इज द पीक सीजन। सो उस टाइम एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ठीक है, तो एक पीक सीजन होता है, एक लीन सीजन होता है, जिसे ऑफ सीजन भी कहते हैं, राइट। सम बिजनेस have seasonality in their operations. In peak season, because higher level of activity, because of higher level of activity, larger amount of working capital is required. Larger amount of working capital is required. Whereas in lean season, the level of activity as well as the requirement of working capital will be lower, right? Were you able to write till this point? Okay, can you explain this to me once? Correct. Okay, next point लिखेंगे विषय. So we have covered 4 points: nature of business, scale of operations, business cycle, and seasonal factors. Now the fifth point, production cycle. Production cycle. तो देखो विषय, जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है, the time between the receipt of raw material and its conversion into finished good, इस टाइम को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल. जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. मान लीजिए आप एक बेकर हो, यू मेक केक्स एंड कुकीज. तो अगर आप केक बना रहे हो तो उसके लिए जैसे रॉ मटेरियल चाहिए आपको, यू नीड फ्लावर, यू नीड मिल्क, बटर, कोको पाउडर, थिंग्स लाइक दैट. तो जब आपको मटेरियल मिला, आपको क्या लगता है कितने टाइम में आप केक बना देंगे? रफ एस्टिमेट. yes, maybe hours, या चलो 1 or 2 days हो सकता है if it's a big cake, or if you are not starting immediately at the time of receipt of raw material. तो मतलब 1-2 days is the maximum production cycle for a baker. But let's say you're making a furniture, you're making a bed. तो अब उसमें आपको रॉ मटेरियल मिला जैसे टिम्बर एंड नट्स एंड बोल्ट्स, और फिर वो कन्वर्ट होगा फिनिश गुड में, मतलब बेड बनेगा, तो इट माइट टेक अ वीक और 10 days. यस.
मतलब इतना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल हो गया 7 days और 10 days, 7 to 10 days। तो दिस इज प्रोडक्शन साइकिल। किसी बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल स्मॉलर होता है, किसी बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल लॉन्गर होता है। आपको क्या लगता है, अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तब ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, या व्हेन प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर तब ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए? यस एग्जैक्टली, बिकॉज जो इतनी देर तक काम चलेगा तो फिर डे टू डे खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। वर्कर्स के चाय समोसे के खर्चे भी बढ़ेंगे, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और उतने टाइम तक आपके पैसे भी ब्लॉक्ड रहेंगे। वही अगर आप एक बेकर हो, आपने एक दिन में केक बना दिया और वो अगले दिन सेल हो गया मैक्सिमम, तो आपको पैसे भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस फॉर अ बिजनेस वेयर प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉलर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये जो टाइम स्पैन होता है बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये होता है आपका प्रोडक्शन साइकिल। सम बिजनेसेस have a longer production cycle, while some have a shorter one. तो इससे भी फर्क पड़ता है द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट आई वुड नीड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट is higher in firms with longer processing cycle and lower in firms with shorter processing cycle। ठीक है, यहां तक लिखें। यस, right Vashi? Okay, so this is going to be the last point for today, that is credit allowed। नाउ क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि आप कितना उधार देते हो लोगों को। इफ यू आर लिबरल विद क्रेडिट, लिबरल क्रेडिट टर्म्स या पॉलिसी, तो आपके क्या ज्यादा होंगे? आप बहुत इजीली उधार देते हो। क्रेडिटर्स तो तब होंगे ना जब यू गेट क्रेडिट, बट यहाँ तो यू आर अलाउइंग क्रेडिट, यू आर गिविंग कि अच्छा चलो ठीक है थोड़े टाइम बाद पैसे दे देना, यू विल हैव मोर नंबर ऑफ। यस, डू यू अंडरस्टैंड? मतलब आप बड़े आराम से क्रेडिट दे देते हो तो यू वुड हैव हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स। अच्छा, अब आप सोच सकते हो आपके पैसे ज्यादा देर तक ब्लॉक्ड रहेंगे फंड्स, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड बी यस। और आप इसको अकाउंटिंग सेंस में भी समझ लो, वर्किंग कैपिटल होता है सी ए माइनस सी एल। अगर डेटर्स ज्यादा होंगे तो सी ए ज्यादा होगा,
CA ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, राइट? एंड द रिवर्स वुड बी ट्रू अगर आप स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हो. इफ यू हैव अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी तो आपके डेटर्स ज़्यादा नहीं होंगे, लोअर अमाउंट ऑफ डेटर्स, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. ठीक है, तो डिफरेंट फर्म्स ऑफर डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स, बट दिस इज द कंक्लूजन, राइट विषय? अब आप ज्यादा इजीली क्रेडिट दोगे या नहीं ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, लाइक कंपटीशन कितना है. अगर आपको लगता है मैंने इसे क्रेडिट नहीं दिया तो ये तो किसी और के पास चला जाएगा, मार्केट में इतने सप्लायर्स हैं या इतने लोग हैं, मतलब द लेवल ऑफ कंपटीशन इज intense, then I might have to give liberal credit. Yes. Or another factor that I would consider would of course be the credit worthiness of the client, of the customer. अगर वो credit worthy है तो मुझे लगेगा चलो ठीक है थोड़ा credit देने में कोई problem नहीं है. But if that person does not seem to be credit worthy, then I would not give credit that easily. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बुक में लिखा है उसके लिए मैं आपको समझा रही थी. डिफरेंट फर्म्स allow different credit terms to the customers. These depend upon the competition that a firm faces as well as credit worthiness of the clientele. Clientele मतलब जो आपके clients हैं उनकी credit worthiness पे depend करता है और the level of competition that is there in the market उस पे depend करता है कि आप कितना credit देंगे, right? चलिए तो आज के लिए इतना ही है. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द चैप्टर. इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम करेंगे द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देन वी विल डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और हम करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात. बस यही 3 मेन चीज़ें रह गई हैं हमारी, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बातें करनी, right? Have we talked about dividend decision? Have we talked about financing decision? Yes. And majorly we have talked about capital structure or trading on equity. We have talked about favorable financial leverage, unfavorable financial leverage. तो ये पूरा भी कवर करके फिर हम प्रैक्टिस करेंगे केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. चलिए, now take a quick break and meet me for accounts.